हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। भाग 10 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों में से एक और विधि, जिसका नाम है विलोपन विधि। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, विलोपन विधि क्या है? द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक बीजगणितीय विधि है। एक और विधि हमने पहले पढ़ी थी बीजगणितीय विधि, क्या नाम था उसका? प्रतिस्थापन विधि। यहाँ हम किसकी चर्चा करेंगे? विलोपन विधि की। इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों, उसको समझिए। इस प्रकार से हमारे पास एक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म होता है, जिसमें पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 जैसा, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 जैसा। विलोपन विधि में करते क्या हैं? ये जो समीकरण युग्म हमें दिया गया है, इसमें किसी एक चर के गुणांक हम क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। पहले से ही बराबर है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेते हैं। फिर बराबर करने के पश्चात हम क्या करते हैं? समीकरणों को जोड़ एवं घटाकर एक चर को विलोपित कर लेते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से विलोपित किया जाता है, किस प्रकार से किसी चर के गुणांक बराबर किए जाते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 11 क्या है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम बनाएंगे द्विचर रैखिक समीकरण युग्म, फिर मैं आपके सामने हल करूंगा उसको विलोपन विधि से। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझना कि विलोपन विधि में हम कैसे चरों के गुणांक बराबर करते हैं, कैसे किसी चर को विलोपित करते हैं। आइए बच्चों, हल करते हैं। और हल में हम सर्वप्रथम मान लेंगे इन दोनों व्यक्तियों की मासिक आय। तो लिखेंगे माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x व 7x है तथा उनके खर्चे भी मान लेंगे बच्चों। उनके खर्चे क्रमशः कितने हैं? 4y व 3y है। ये x और y कहाँ से आए? इसको समझिए बच्चों। जब भी किसी राशि को आनुपातिक रूप में दिखाया जाता है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट पीट कर हल करके लिखते हैं। जैसे कि अगर राम और श्याम या ए और बी की आय है 9000 और 7000, तो जब हम अनुपात लिखेंगे ना बच्चों, तो हल करके लिखेंगे। अब यहाँ हमें पता नहीं है कि वास्तव में इन दोनों के मध्य जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1000 ही है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को x मान लेंगे। ऐसे ही यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड y मान लेंगे। तो आय तो कैसे मानेंगे? अनुपात दिया गया है इसलिए 9x और 7x। और खर्चे कैसे मानेंगे? 4y और 3y। अब बचत क्या होती है? आय में से किसको घटा लें? खर्चों को घटा लें तो बचत आ जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार 9x में से खर्चा घटा लेंगे इसका 4y, तो बचत आ जाएगी। कितनी है? 2000, समीकरण संख्या 1। फिर 7x में से खर्चा 3y घटा लेंगे तो भी बचत आ जाएगी। कितनी है? 2000। बचत कितनी है बच्चों? 2000। ठीक है। इनकम माइनस क्या? एक्सपेंडिचर, तो क्या जाती है? सेविंग आ जाती है बच्चों। 9x माइनस 4y बराबर 2000। दोनों की बचत जो है 2000 ही है। इस प्रकार से हमें द्विचर रैखिक समीकरण युग्म मिल जाते हैं। यहाँ तक का काम हमने पहले भी किया है, कई बार किया है। अब हम हल करेंगे इस द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि की सहायता से। मैंने बताया क्या है विलोपन विधि।
गुणांक बराबर कीजिए किसी एक चर के, फिर जोड़ या घटाकर क्या कर लेते हैं, विलोपित कर लेते हैं। कब जोड़ते हैं, जब चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, और चिन्ह समान होने पर क्या करते हैं, हम घटाते हैं बच्चों। देखिए, चाहे तो आप x के गुणांक को बराबर कर लें, चाहे तो y के गुणांक को बराबर कर लें। मैं y के गुणांक बराबर करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए, अगर आप समीकरण संख्या 1 को 3 से गुणा कर दें और 2 को 4 से गुणा कर दें तो क्या होगा। देखिए, समीकरण 1 गुणा 3 से, अगर मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 27x माइनस 12y बराबर 6000। 27x माइनस 12y बराबर 6000। ये हमारे पास आ गई समीकरण संख्या 3। कैसे प्राप्त की हमने, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके, फिर समीकरण 2 को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 4 से। समीकरण 2 को 4 से गुणा कर रहा हूँ, समीकरण 2 गुणा 4 से। तो 2 को जब आप 4 से गुणा करते हैं तो देखिए 4 सत्ते कितना होता है, 28। 4 सत्ते 28, 28x माइनस, जब हम 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12y, और 2000 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए, दोनों समीकरणों में y के गुणांक बराबर हो गए, तो मैंने गुणांक बराबर करने के लिए एक्चुअल में क्या किया, दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक था उससे तो समीकरण 1 को गुणा कर दिया, और पहले समीकरण में जो y का गुणांक था उससे मैंने समीकरण 2 को गुणा कर दिया। देखो, इस 3 से इधर से गुणा कर दिया, इस 4 से इधर गुणा किया। नए समीकरण आ गए जिनमें क्या है, y के गुणांक बराबर हैं। अगर आपको x के गुणांक बराबर करने होते बच्चों तो समीकरण 1 को हम किससे गुणा कर लेते, 7 से, और समीकरण 2 को किससे गुणा कर लेते हैं, 9 से। तो x का गुणांक कितना बन जाता, बराबर 63 बन जाता। दोनों समीकरणों में 63 बन जाता, समीकरण 3 और 4 में 63 बन जाता। फिलहाल हमारे पास क्या बना है, -12। देखिए, दोनों में क्या है, चिन्ह समान है, गुणांकों के माइनस के बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटा लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। किसी भी समीकरण में से किसी को घटा सकते हो बच्चों, 3 में से 4 को घटा लो या 4 में से 3 को घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि गुणांक बराबर होने चाहिए। गुणांक बराबर नहीं है तो जोड़ने घटाने से कुछ नहीं मिलने वाला। गुणांक बराबर कीजिए, फिर जोड़िए या घटाइए। जोड़िए कब, जब चिन्ह विपरीत हो। घटाइए कब, जब चिन्ह समान हो। यहाँ चिन्ह समान है इसलिए मैं घटा रहा हूँ। तो देखिए 27x माइनस 12y बराबर है 6000। इसके नीचे लिख लेंगे, जिस समीकरण को घटाना है वो है 28x माइनस 12y बराबर 8000। तो देखिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। 27x और माइनस 28x कितना हो जाएगा, -x। प्लस का 27x और माइनस का 28x कितना हो गया, माइनस का x। ये तो दोनों विपरीत चिन्ह के कट गए, बराबर गुणांक हैं। 6000 में से 8000 गए तो बच गया माइनस का 2000। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2000। x का मान आ गया है 2000। जैसे ही एक चर का मान आए, आप इस चर के मान को किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त कर लीजिए। तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में रख दें या 1 में रख दें या किसी 3 या 4 में, किसी में भी रख दें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखिए बच्चों, समीकरण 2 है 7x माइनस 3y बराबर 2000। 7x माइनस 3y बराबर 2000। 7x, x का मतलब कितना है, 2000। ये हो गया 14000। 14000 माइनस 3y बराबर 2000। ठीक है, तो यहाँ से 3y बराबर आ जाएगा 12000 और y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4000। y का मान आ जाएगा 4000। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था उनकी मासिक आय। मासिक आय कितनी है, 9x और 7x। 9x और 7x। अतः हम लिखेंगे, अतः दोनों व्यक्तियों की
व्यक्तियों की आय कितनी हो जाएगी, 9x अर्थात 18,000 तथा 7x यानी कि 14,000। तो उनकी आय है 18,000 रुपये और 14,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ विलोपन विधि आपको अच्छी लगी होगी और आसानी से आपने समझ भी ली होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समीकरण युग्म दिया गया है उसमें किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। जोड़ घटाकर एक को विलोपित कर दें, दूसरे का मान आ जाएगा, जिसको विलोपित कर देंगे उसका मान हम कैसे करेंगे, जो चर का मान आपके पास आया है उसका मान समीकरण में रख देंगे और दूसरे चर का मान भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं एक दो और उदाहरण जिसके माध्यम से हमें ये विधि और ज़्यादा क्लियर समझ में आए और अच्छे से समझ में आ जाए कि विलोपन विधि में वास्तव में करते क्या है। देखिए अगला उदाहरण संख्या 12। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। सभी संभव हल ज्ञात करने हैं और जो हमें दिया गया है समीकरण युग्म वो क्या है, वो है 2x + 3y = 8। ये तो है पहली समीकरण। अगली समीकरण है 4x + 6y = 7। ये समीकरण संख्या 2। अगर आप यहाँ देखें तो बच्चों मेरे को बताइए a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये हो जाएगा 2/4 अर्थात 1/2। ये हो जाएगा 3/6, ये भी 1/2। ये हो जाएगा -8/-7 अर्थात 8/7। तो क्या यहाँ आपको देखने को मिल गया a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। कौन सी स्थिति, स्थिति संख्या 2। कैसा ग्राफ बनेगा, समांतर रेखाएं। कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा क्योंकि समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। लेकिन फिर भी एक बार के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करके इसमें देखते हैं, देखें कि क्या आता है। अगर हम ऐसे चेक नहीं करें गुणांकों की तुलना करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके चेक न करें और हम इसको विलोपन विधि से ही हल करें तो हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है उसको देखते हैं। विलोपन विधि का पहला काम क्या है, जिस भी चर को विलोपित करना है उसके गुणांक बराबर करो। यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 4 है। तो बराबर करने के लिए क्या मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं। तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 × 2 से। 1 × 2 करोगे तो आ जाएगा 4x + 6y बराबर कितना बच्चों, 16। ये हो जाएगी समीकरण संख्या 3। अब इन दोनों समीकरणों से देखते हैं बच्चों, यहाँ गुणांक बराबर है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। अब तो देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से समीकरण 2 में से 3 घटा लें। 2 में से 3 घटा लें, क्यों घटा लें, क्योंकि क्या है, गुणांक बराबर हैं, समान चिन्ह के हैं। तो 4x + 6y = 7 में से घटा लो 4x + 6y = 16 को। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, प्लस का 4x माइनस का 4x कट गया, प्लस का 6y माइनस का 6y ये भी कट गया, 0 बच गया इधर तो, और बराबर में क्या आ गया, माइनस का 9। तो क्या कभी 0 - 9 के बराबर आता है? तो ऐसा कथन हमेशा क्या होगा, असत्य होगा, जिसमें 0 किसके बराबर आ जाए, -9 के। और जब ये हमेशा असत्य है इसका मतलब x तथा y के किसी भी मान के लिए ये सत्य नहीं है। तो x तथा y का कोई मान इसमें उपस्थित ही नहीं है। तो हम लिख देंगे जो कि सदैव असत्य है। अतः दी गई समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है बच्चों। अब देखते हैं अगला उदाहरण संख्या 13। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है।
यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्याएं कितनी हैं ये भी बताइए। तो बच्चों जब भी 2 अंकों की संख्या की बात की जाएगी हम मानेंगे इकाई अंक और दहाई अंक, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में 2 तरीके के अंक होते हैं, एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। तो लिखेंगे माना कि अभिष्ट संख्या का इकाई अंक वो कितना है, वो है x, तथा दहाई अंक क्या है, वो है y। अब देखिए अगर इकाई अंक x है और दहाई अंक y है तो कोई भी संख्या कैसे लिखी जाती है, इकाई गुणा 1 प्लस दहाई गुणा 10 प्लस सैकड़ा गुणा 100, ऐसे लिखी जाती है विस्तारित रूप में। तो यहाँ पर अगर इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 गुणा y प्लस x, इकाई अंक गुणा 1 प्लस 10 गुणा दहाई अंक। ऐसे ही जैसे कि 46 कैसे आया बच्चों, 4 गुणा दहाई अंक प्लस 6 गुणा इकाई अंक, 40 प्लस 6 46, इस तरीके से। ठीक है, तो इकाई अंक और दहाई अंक हो तो संख्या इस तरीके से बनती है, इकाई अंक प्लस 10 गुणा दहाई अंक करने से। अच्छा, और मैं लिख सकता हूँ संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अगर मैं अंकों को उलट दूं, 46 के अंकों को उलट दूं तो 64 बनेगा ना। वैसे ही अगर मैं 10y प्लस x के अंकों को उलट दूं तो संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई बन जाएगी, 10x प्लस वाई बन जाएगी। फिर देखिए हम लिखेंगे अब प्रश्नानुसार हमें बोला गया है कि इस संख्या 10y प्लस x और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अर्थात देखिए 10y और 1y कितना हो गया, 11y, x और 10x हो गया 11x, बराबर है 66। 11 कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण संख्या 1। 11 कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये 11 कॉमन आके उधर भाग लगेगा तो 66 में 11 का भाग लगाएंगे कितना जाएगा, 6। ठीक है, तथा आपको दिया गया है अंकों का अंतर, क्योंकि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, 2 के बराबर है। अतः x माइनस वाई बराबर 2 या बच्चों y माइनस एक्स बराबर 2। या तो x माइनस वाई 2 के बराबर है या y माइनस एक्स 2 के बराबर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दोनों अंकों में से बड़ा कौन सा है। हमें तो ये पता है कि एक अंक x है और दूसरा अंक y है, तो अंतर तो x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। अब देखिए स्थिति 1, यदि x माइनस वाई बराबर 2 हो तब, अगर इसको हम माने तब समीकरण 1 समीकरण 2 विलोपन विधि से हल करेंगे तो गुणांक बराबर होने चाहिए, गुणांक बराबर हैं। x के गुणांक देखूँ तो समान चिन्ह के हैं तो घटा सकता हूँ, y के चिन्ह विपरीत हैं इसलिए जोड़ भी सकता हूँ। तो यहाँ तो हमारे काम की सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद है, किसी से गुणा करके गुणांक बराबर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे ना बच्चों, तो देखिए प्लस का x और प्लस का x कितना हो जाएगा, 2x,
और माइनस का y और प्लस का y कैंसिल, 6 और 2 कितना 8, तो 2x 8 के बराबर, x बराबर क्या 4 तथा y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा बच्चों 2, y बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ x के स्थान पे 4 रखेंगे तो 4 + y बराबर 6, y बराबर आ जाएगा 2। अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या होगी बच्चों, इकाई अंक प्लस 10 गुणा दाई अंक, 10 गुणा 2 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी 24, इकाई अंक 4 है, दाई अंक 2 है तो 24 ही बनेगी। फिर देखिए स्थिति 2, यदि y माइनस एक्स बराबर क्या रहे 2 रहे, तब अगर y माइनस एक्स को दूसरा समीकरण मानो तब क्या होगा, अगर हम इसको समीकरण बोलें दूसरा तो क्या होगा। पहले तो हमने x माइनस वाई को दूसरा समीकरण बोला था, अगर मैं y माइनस एक्स को दूसरा समीकरण बोलूं तब देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, अब इस स्थिति में दोनों समीकरणों को जोड़िए, 2y बराबर आ जाएगा 8 और y बराबर आ जाएगा 4 तथा अब की बार x बराबर आ जाएगा 2। अतः अभिष्ट संख्या हो जाएगी इकाई अंक और दाई अंक, इकाई और ये दाई 42, तो वो संख्या 24 भी हो सकती है और 42 भी हो सकती है प्यारे बच्चों। अतः दी गई शर्तों के अनुसार अभिष्ट संख्या 24 है या फिर 42 है तथा इस प्रकार की कितनी संख्याएं हैं कि 2 संख्याएं हैं। हमसे पूछा था कि इस प्रकार की कितनी संख्याएं हैं, तो हम बोल देंगे कि 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी बच्चों अब, और विलोपन विधि में भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्या करेंगे, विलोपन विधि की एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं उदाहरणों को एक बार खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 3.4 में दिए गए प्रश्न भी आप खुद से हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। खुश रहिए, अभ्यास करते रहिए, धन्यवाद।